नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के बुलेटिन में हम सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश में चल रहे लोक सेवा आयोग के प्रतियोगी छात्रों के विरुद्ध प्रदर्शन की। फिर बात करेंगे दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण की। दिल्ली और चंडीगढ़ दो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की बात करेंगे। फिर आगे बात करेंगे बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। इस फैसले के बाद राज्य सरकारों की गैलरी के लिए खेलने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की संभावना है और कोर्ट को उनका अधिकार क्षेत्र जिसमें सरकारें बुलडोजर लेकर अतिक्रमण की तैयारी में थी उस पर भी ब्रेक लगाया गया है। फिर चलेंगे चुनावी राज्य की तरफ। झारखंड का कल पहले फेज में मतदान शांतिपूर्वक रहा और वायनाड में आज तक का सबसे कम मतदान रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि फिर भी ये प्रतिशत 64.72 रहा है। सबसे बाद में बात होगी बाल दिवस की, जो 14 नवंबर को भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इसके साथ ही आज से भारत मंडपम प्रगति मैदान में शुरू हो रहे ट्रेड फेयर की भी बात होगी, जो 14 नवंबर से 14 दिनों के लिए शुरू हो रहा है। पहली खबर, उत्तर प्रदेश में छात्रों ने गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के उस फैसले को वापस लेने की मांग कर रही है जिसके तहत पीएससी और अन्य प्रारंभिक परीक्षाएं 2 दिनों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यूपीपीएससी ने 7 और 8 दिसंबर को पीएससी प्रारंभिक परीक्षा, जबकि समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की प्रारंभिक परीक्षाएं 22 और 23 दिसंबर को आयोजित करने का ऐलान किया गया था। हालांकि छात्रों ने एक दिन की परीक्षा आयोजित करने की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है, जिसमें उन्हें कई दिनों तक परीक्षा देने की समस्या हो रही है। उन्होंने एक दिन एक परीक्षा और हम नहीं टूटेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम न्याय मिलने तक एकजुट रहेंगे जैसे नारे लिखे हुए तख्तियां उठाई थी। यूपीपीएससी के सचिव अशोक कुमार ने छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आयोग की नीति के तहत केवल सरकारी शैक्षिक संस्थानों को परीक्षा केंद्र के रूप में चुना गया है और ये केंद्र जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के भीतर स्थित है। उन्होंने कहा, पहले जब कोई पेपर लीक हुआ था तब इन छात्रों की मांग की थी कि निजी संस्थानों को परीक्षा केंद्र के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। अब जब सरकार के उनकी ही पुरानी मांगों के आधार पर दिशा निर्देश लागू किए हैं तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। अशोक कुमार ने ये भी बताया कि पीएससी परीक्षा के लिए 5.76 लाख उम्मीदवारों की पंजीकरण कराया है, लेकिन सभी 75 जिलों में केवल 4.35 लाख उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्र उपलब्ध है। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा है कि परीक्षाओं को 2 दिनों में बांटना आवश्यक था। इसके बावजूद छात्रों ने अपने विरोध को जारी रखते हुए यूपीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और एक दिन एक परीक्षा को अपने रुख पर अडिग रहने का संकल्प भी लिया। अगली खबर, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच गया है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। गुरुवार को आनंद विहार में AQI 473 दर्ज किया गया है, जिसे गंभीर प्लस श्रेणी माना जाता है। कई अन्य इलाकों में भी AQI 400 के ऊपर रहा, जिससे धुंध और दृश्यता कम कर दी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फिलहाल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 3 को लागू नहीं किया है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी रहती है तो स्कूल और कक्षाओं पर रोक और निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़ और आसपास के अन्य शहर भी प्रदूषण से प्रभावित हैं। चंडीगढ़ में AQI 358 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। प्रदूषण बढ़ाने के प्रमुख योगदान पराली जलाने का है। खासकर पंजाब और हरियाणा से आने वाले धुएं की स्थिति बिगड़ रही है। ये साल पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं के लिए कमी आई है, लेकिन फिर भी वायु गुणवत्ता पर इसका गंभीर असर पड़ा है। चंडीगढ़ प्रशासन और दिल्ली के स्थानीय प्रशासन ने पानी के लिए छिड़काव और खुले में जलाने पर रोक जैसे उपाय लागू किए हैं। वहीं नागरिकों को प्रदूषण से प्रभाव से बचने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह भी दी जा चुकी है। साथ ही प्रदूषण संकट का समाधान दीर्घकालीन प्रयासों जैसे स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, कठोर उत्सर्जन नियम और सतत कृषि पद्धतियों के बढ़ावा देने के निहित हैं। वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए स्थायी समाधान और नागरिकों की जागरूकता अत्यंत आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसे प्रदूषण संकट से बचा जा सके। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय के खिलाफ अहम फैसला सुनाया, जिसमें बिना कानूनी प्रक्रिया के आरोपों के आधार पर संपत्तियों को तोड़ने के असंवैधानिक करार दिया गया है। अदालत ने कहा कि कार्यपालिका को न्यायाधीश की तरह कार्य करने का अधिकार नहीं है और बिना उचित प्रक्रिया के संपत्ति को गिराना कानून के शासन का उल्लंघन है।
कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि तोड़फोड़ से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और नोटिस के 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तोड़फोड़ की प्रतिक्रिया को वीडियो रिकॉर्ड करना अनिवार्य किया गया है। आरोपियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी आरोपी के परिवार की संपत्ति बिना दोष साबित हुए गिराई जाती है तो ये सामूहिक दंड होगा। अदालत ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों की उनकी तनख्वाह से हर्जाना देना होगा। ये फैसला नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और कानून के शासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार और राजनीतिक दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है। सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला संगठित अपराध पर अंकुश लगाने का कानून के प्रति अपराधियों में डर पैदा करने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सरकार किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं गिराती। बुलडोजर का उपयोग केवल अवैध कब्जों को हटाने के लिए होता है। राजनीतिक दलों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने इसे कानून विहीनता की स्थिति का अंत बताते हुए कहा कि इस फैसले से मुस्लिम और अन्य हाशिए पर मौजूद समुदाय को राहत मिलेगी। बसपा प्रमुख मायावती का कहना है कि इस आदेश के बाद उम्मीद की जाती है कि यूपी के अन्य राज्यों में बुलडोजर आतंक का अंत होगा। अगली खबर, विधानसभा चुनाव से पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें शाम 5 बजे तक 64.86% वोटिंग दर्ज की गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच खूंटी, गुमला और सिमडेगा जैसे जिले में सार्वजनिक मतदान हुआ। प्रमुख मुद्दों में भाजपा द्वारा घुसपैठ को रोकने और समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा शामिल है, जबकि सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और आदिवासी अधिकारों को फोकस किया है। वहीं केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी शुरुआत की। कम मतदान 74.72% के बावजूद कांग्रेस ने 5 लाख वोटों के बहुमत का दावा किया है। वायनाड के हाल ही में भूस्खलन के चलते प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष बूथ बनाए गए थे। इसके साथ ही 10 राज्यों में 31 विधानसभा उपचुनाव भी हुए। राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भारी मतदान देखा गया है, जबकि पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। राजस्थान के टोंक जिले में देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को उपचुनाव के दौरान हिंसा भड़क गई। घटना तब हुई जब स्वतंत्र उम्मीदवार नरेश मीणा ने मतदान केंद्र पर उपखंड मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को थप्पड़ मारा। इसके बाद समर्थकों ने पथराव, आगजनी और वाहनों को तोड़फोड़ की। इस हिंसा में 8 4 पहिए और 20 से ज्यादा 2 पहिए वाहन जल गए। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया और 60 लोगों को गिरफ्तार किया। मीणा ने दावा किया कि गिरफ्तार लोग निर्दोष हैं और इस हिंसा के लिए कलेक्टर और SP जिम्मेदार हैं। टोंक के SP ने कहा कि मीणा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है। ताजा खबरों के अनुसार राजस्थान पुलिस ने मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर, आज 14 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में चिल्ड्रंस डे को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री के ट्वीट से हुई, जहां उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके जन्मदिन पर याद किया। बाल दिवस पंडित नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अपने जीवन के काल में नेहरू बच्चों के बीच चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। बच्चों के लिए उनके प्रेम के कारण ही उनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण देश में विभिन्न प्रकार की सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दूसरी तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर तक दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में बड़े धूमधाम से लौट आया है। इस साल का विषय विकसित भारत 2047 है, जो भारत के 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को दर्शाता है। इस मेला में 3500 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य अपनी सांस्कृतिक धरोहर, कला और उद्योगों का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा 11 विदेशी देश जैसे कि मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, स्वीडन और UAE के प्रतिभागी भी अपनी संस्कृति और उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। यह मेला व्यापारिक अंग-तुंगों के लिए 14 से 18 नवंबर तक और आम जनता के लिए 19 से 27 नवंबर तक खुला रहेगा। टिकट ऑनलाइन और दिल्ली के 55 निर्धारित मेट्रो स्टेशनों से उपलब्ध होंगे, जिनकी कीमतें दिन के आयु और वर्ग के अनुसार अलग अलग होगी। टिकट की कीमत 150 से 500 तक होगी, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा।
इस मेले का आयोजन नए विस्तारित स्थल पर हो रहा है, जो एक बड़ा प्रदर्शनी क्षेत्र प्रदान करता है। यहाँ अंग-तुंगों को विभिन्न प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वैश्विक नवाचारों को आनंद लेने का मौका मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।